शुरू करते हैं, है ना? तो एक तो दोनों में हीटिंग इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी पहले कि अपन हीटिंग इफेक्ट, तो इसको ध्यान रखना। अगर अपन KMnO4 को हीट करते हैं ना, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होके K2MnO4 भी बनाएगा, MnO2 भी बनाएगा और O2 भी बनाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो कई बार अपन को पूछते हैं वो कि बताओ KMnO4 को हीट करके क्या ऑक्सीजन लिबरेट होगा? बिल्कुल होगा। फिर अपन बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंसिंग में सिर्फ ऑक्सीजन है तो अपन इजीली बैलेंस कर लेंगे। इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, बाकी बचा हुआ बैलेंस हो गया। तो दूसरा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, K2MnO4 को अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो अपन कहेंगे भाई K3MnO3 बन जाएगा, है ना? अगर KMnO4 को डिकम्पोज करेंगे ना अपन, तो कल मैंने आपको बताया था कि KMnO4 को अगर डिकम्पोज करेंगे तो K2MnO4 बनेगा, ये K2MnO3 बनेगा, प्लस O2 इससे भी बनेगा। तो आप बैलेंस कर देना। बैलेंसिंग ज्यादा अपन से नहीं पूछेंगे, बैलेंसिंग अपन कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन O2 बनेगा तो अपन को बताना पड़ेगा। तो KMnO4 को डिकम्पोज करेंगे, O2 बनेगा। K2MnO4 को भी अगर हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेंगे तो भी O2 बनेगा। तो हीटिंग वाले पार्ट को अपन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। अब अपन को ये आएगा कि भाई अगर ये भी डिकम्पोज होगा तो ये बताना है, इसके डिकम्पोजिशन से ये बताना है कि ये बताना है, तो फिर अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन बता देंगे कि भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर पे क्या बनेगा। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप यही लिखोगे। अगर टेम्परेचर मेंशन है तब आप इसकी बात करोगे कि KMnO4 को अबव, तो फिर 2 मोल O2 लिबरेट हो जाएगा। पहले ये बनेगा, फिर वो भी डिकम्पोज होके ऐसे बना। तो टेम्परेचर मेंशन होगा तब क्या करेंगे अपन, नहीं मेंशन है तब क्या करेंगे अपन, तो वो चीज अपन को देखनी पड़ेगी। तो एक्शन ऑफ अल्कली, तो एक्शन ऑफ बेस की बात करनी है। अल्कली मतलब बेस। तो अगर हम KMnO4 को रिएक्ट करेंगे ना, वैसे तो अपन सबको पता है कि अगर इसको KOH से रिएक्ट करोगे आप, तो अपन ने KMnO4 को स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में अगर रिएक्ट करेंगे तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज K2MnO4 प्लस H2O प्लस O2 बनेगा, H2O प्लस O2 बनेगा। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में अपन को पता है ये पर्पल कलर होता है और ये ग्रीन पीपीटी होता है, डार्क ग्रीन पीपीटी होता है। तो अपन बता देंगे भाई ऐसे, मतलब KMnO4 बना देंगे अपन, और इसको 4 टाइम करते हैं तो इसको अपन ऐसे ट्वाइस ऑफ कर लेते हैं, इसको ट्वाइस कर देते हैं, तो वी कैन राइट दैट ट्वाइस ऑफ H2O। और देखो जरा पोटेशियम बैलेंस होगा तो अपने काम हो जाएगा। मुझे लगता है पोटेशियम को अपन ट्वाइस कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर लेंगे तो अपना काम। ठीक है, फिर बैलेंस तो अपन कर ही लेंगे, बट प्रोडक्ट जाना है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में क्या होगा वो देखना था अपन को। अब देखना तो इसमें अगर K2Cr2O7 को डिकम्पोज करने की बात करेंगे ना अपन, तो देखो इसमें जैसे Mn के 2 कंपाउंड बनेंगे ना, इसमें भी Cr के 2 कंपाउंड बनेंगे, K2CrO4 Cr2O3, और इसमें भी O2 लिबरेट होगा। मतलब दोनों में से किसी को भी डिकम्पोज करो, दोनों ही केस में क्या बनने वाला है, O2 लिबरेट होगा। और ये दोनों ही डिकम्पोजिशन वाले जो रिएक्शन है ना इसके, KMnO4 एंड K2Cr2O7, दोनों का ही डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैलेंस कर देंगे अपन, जैसे भी अपन को लगेगा तो अपन इसको ट्वाइस कर लेते हैं, यहाँ पर तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं। तो वी हैव दैट कि भाई इसमें ट्वाइस है, इसको भी ट्वाइस कर लेते हैं, बाकी अपन बैलेंस कर लेते हैं। तो विल राइट दैट है, ऐसे अपन बैलेंस, बाकी ऑक्सीजन जितना बचा होगा वो अपन बैलेंस कर लेते हैं। अब इसका होता क्या है ना कि जैसे K2Cr2 हो सकता है, अगर इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करूंगा तो यही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें बेसिक मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल है, बेसिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा वापस K2Cr2 से,
इसको एसिडिक मीडियम से रिएक्ट करो, मैं K2Cr2O7 बना लूंगा। लाइक दैट वी कैन राइट द प्रोडक्ट। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या बनेंगे वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और अगर अपन अलग अलग लिखना चाहें तो बता सकते हैं। देखो अपन को पता है ये ऑरेंज सोल्यूशन होता है, ये येलो सोल्यूशन होता है। CrO4 अपन को पता है, Na2CrO4 आप कई बार पढ़ चुके हैं। बेसिक मीडियम में H2 बनेगा और वी कैन राइट। और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो K2CrO4 है, इसको H2SO4 से रिएक्ट कर देता है, तो विल गेट K2Cr2O7 प्लस विल राइट K2SO4 प्लस H2 बैलेंस लाइक दैट। तो मतलब एसिडिक मीडियम में दिस इज मोर स्टेबल, बेसिक मीडियम में दिस इज मोर स्टेबल। ये येलो सॉल्यूशन वापस अगर इसमें एसिड ऐड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑरेंज सॉल्यूशन। ये आपको पता एसिडिक और बेसिक मीडियम। KMnO4 के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं। KMnO4 के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं। KMnO4 के बारे में मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं। वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, लाइक दैट मैं काफी कुछ बता चुका हूं। तो KMnO4 में मतलब ज्यादा कुछ ऐसे पढ़ने के लिए नहीं है, अपन ने एक्शन ऑफ बेस देख लिया। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन बताऊंगा, जो रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट होंगे, वो ध्यान रखना है क्या करना है। अब मैं 2-3 रिएक्शन लिख रहा हूं KMnO4 को। अब मैं ऐसे बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं। बेसिक, अगर मेरे पास KMnO4 है और उसको अगर मैं Ki से रिएक्ट करूंगा तो KiO3 बनाऊंगा बेसिक मीडियम में। तो Ki रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिक मीडियम में अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो Ki विल फॉर्म दैट इज KiO3 प्लस MnO2। ऑब्वियसली बात है, बेसिक मीडियम में MnO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, बैलेंस कर देंगे। तो Ki का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा रिएक्शन जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो होगा अपने पास, दैट इज कि अगर मैं इसको पोटेशियम सल्टोफॉर्मिक एसिड से रिएक्ट करूंगा तो क्या, वो एन फैक्टर से अपन बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो भी रिएक्शन लिखेंगे अपन सब रेडॉक्स रिएक्शन है, जो अपन ने पहले पढ़े होंगे। तो इसमें जो रिएक्शन मैं लिखूंगा दैट विल बी, अगर बेसिक मीडियम है तो MnO2 तो बनाना ही बनाना है, प्लस KHCO3 प्लस वील राइट दैट KHCO3 के अलावा अपन इसमें बाइकार्बोनेट बनेगा, फॉर्मिक एसिड। सो बाइकार्बोनेट के अलावा K2CO3 प्लस H2, दैट इज द प्रोडक्ट। तो अगर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड से रिएक्ट करेंगे अपन तो पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनेगा। तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो KHCO3 बनाया अपन ने, K2CO3 भी बन सकता है, दोनों बने। ये दोनों ही रिएक्शन बेसिक मीडियम में अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक बात वीकली बेसिक मीडियम, वीकली बेसिक मीडियम का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। वीकली बेसिक मीडियम का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। द रीजन इज क्योंकि अगर अपन KMnO4 को रिएक्ट करेंगे ना, वीकली बेसिक मीडियम में अगर कोई भी होगा, जो रिएक्शन अपन से पूछेंगे पहले अपन उन्हीं को देख लेते हैं। अपन से पूछ सकते हैं Na2S2O3, हम कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा वीकली बेसिक मीडियम। और वीकली बेसिक मीडियम में क्या बनेगा अपन को पता है, आपने हमेशा वीकली बेसिक मीडियम में ये बनाया, मतलब बेसिक मीडियम हो या वीकली बेसिक मीडियम हो, दोनों ही केस में अपन क्या बना रहे हैं ये। और Na2S2O3 है तो पोटेशियम का मैं सल्फेट तो बनाऊंगा, इसका भी सल्फेट बनाऊंगा और पोटेशियम का भी सल्फेट बनाऊंगा, like that we can write the product of the reaction K2SO4 plus KOH ऐसे बना, वो इनफैक्ट इसे अपन बैलेंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। इसमें अब एक और चीज है, इसका H2O2 के साथ रिएक्शन अपन सबको पता है, ये O2 में कन्वर्ट होगा वीकली बेसिक मीडियम में, और अपन इसको ना MnO2 में कन्वर्ट करेंगे, KOH बनाएंगे प्लस H2 और इनफैक्ट से बैलेंस।
इसका अनफेक्टेड 2 होता है, सबको पता है। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिएक्शन है बेसिक मीडियम में कि आई किस में कन्वर्ट होगा। अब इसके अलावा बाकी जितने भी रिएक्शन है वो सारे के सारे एसिडिक मीडियम में होते हैं, वेयर इट इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी के साथ भी रिएक्ट कर दो, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस जो अपन से पूछा जाएगा। भाई अब इसमें KMnO4 है, इसको किसी से भी रिएक्ट करो आप, Fe+2 अपन को पता है, SO3 अपन को पता है, राइट। अगर अपन लिखेंगे भाई इसमें जैसे SO3 हो गया, वी नो दैट, H2S हो गया, वी नो दैट, मतलब वी आर एबल टू राइट दैट ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2S है तो सल्फर बन जाएगा इसमें, मतलब कुछ भी लिखो आप, Ki लिखोगे I2 लिबरेट होगा एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम ये I2 लिबरेट होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या ही होता है, फॉर्मिक एसिड अगर होगा सॉल्ट की जगह, अगर फॉर्मिक एसिड होगा तो CO2 + H2O बनेगा। मतलब बाकी जगह इट विल, जो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होता है अपन को पता है Mn+2 में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम होगा तो MnSO4, सब में MnSO4 बनेगा। दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आप कितने भी रिएक्शन लिखो रेडॉक्स रिएक्शन, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इधर अपन एक और पार्ट लिखेंगे, जो मैंगनीज सॉल्ट होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2, है ना। जो मैंगनीज सॉल्ट होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू, एक और पॉइंट में लिखूंगा, वो एसिडिक मीडियम के तो सारे पॉइंट, सारे रिएक्शंस आप कितने भी लिखो, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे। जो मैंगनीज सॉल्ट्स होते हैं, मैंगनीज सॉल्ट जो होते हैं आर ऑक्सीडाइज्ड टू, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, है ना। जितने भी मैंगनीज सॉल्ट होंगे उनको अपन ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, और उसको वोलहार्ड मेथड बोलते हैं, टू MnO2, और इसको अपन कहते हैं वोलहार्ड मेथड। और अपन रिएक्शन लिख सकते हैं उसमें, भाई KMnO4 है, और अपन को पता है मैंगनीज सॉल्ट मतलब ऐसे मैंगनीज के सल्फेट वगैरह ऐसे, मतलब मैंगनीज अपने आप को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन। KMnO4 Mn को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो MnO2 बना देंगे, राइट ना, H2SO4 बना लेते हैं, और K2SO4 बना लेते हैं, क्योंकि पोटेशियम है तो सल्फेट बना देते हैं, तो K2SO4। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन सबको हमेशा पता होना चाहिए, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। KMnO4 में यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पार्ट तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन पूछते हैं अपन से, तो ये ध्यान रखें। K2Cl2O7 में पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, जैसा इसमें था कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में क्या होगा, ऐसा कुछ K2Cl2O7 में नहीं था। बस K2Cl2O7 में हमें ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में हमेशा हम इसकी बात करेंगे, और एसिडिक मीडियम में हमेशा इसकी बात करेंगे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एसिडिक मीडियम में, बस वही बात करेंगे, ठीक है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपन को अच्छे से पता है कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन को करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपन को। अब बाकी रिएक्शंस अपन ने पढ़े हुए हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, K2Cl2O7 में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अपन को पता है कौन कौन नहीं देते हैं। जो स्टेबल ऑक्साइड है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे HgCl2 है, AgCl है, PbCl2 है, या SnCl2 वगैरह है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो KMnO4 K2Cl2O7 के साथ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, जैसे Hg2Cl2 है, AgCl है, PbCl2 है, SnCl2 है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। डू नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वी नो दैट व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना। क्रोमाइल क्लोराइड अपन को पता है कैसे लिखते हैं अपन क्रोमाइल क्लोराइड को, वो भी अपन को पता है। क्रोमाइल क्लोराइड मतलब जो गैस होता है, क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनता है ना, जो अपन गैस पढ़ते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस, वो
कैसे बनाते हैं अपन बोलते हैं हमारे पास NaCl होता है K2, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, K2Cr2O7 को रिएक्ट करते हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वी गेट अ क्रोमाइल क्लोराइड गैस व्हिच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ भी ये +6 है, यहाँ भी ये +6 है, इसलिए अपन इसे रेडॉक्स नहीं बोलते हैं। बाकी Na2SO4 बनता है प्लस K2SO4 बनता है और वाटर बनता है, तो वो अपन को पता है। फिर क्रोमाइल क्लोराइड गैस व्हिच इज अ रेडिश ऑरेंज गैस, रेड ऑरेंज गैस होता है। इसको अपन रेड ऑरेंज गैस को क्या करते हैं, वापस अपन इसको NaOH से रिएक्ट करेंगे, तो NaOH मतलब बेसिक सॉल्यूशन, सो बेसिक के साथ अपन को येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4 मिलता है, जिसको अपन लेड एसीटेट के साथ येलो पीपीटी बना देते हैं। ये आपका K2Cr2O7। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन जैसे अपन ने इसमें लिखे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सीधा सीधा रिएक्शन लिखना होता है रिडॉक्स रिएक्शन, बता सकते हैं। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। K2Cr2O7 का मतलब H2O2 के साथ रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना। K2Cr2O7 जब अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं इसको H2O2 के साथ इन H2SO4, तो अपन को एक बात पता होता है कि ये CrO5 बनाता है which is a blue liquid। वो ब्लू लिक्विड अनस्टेबल होता है, बाकी अपन को पता है क्या बनाने वाले हो आप। जो ब्लू लिक्विड बनेगा वो अनस्टेबल होगा, वो डिकम्पोज होके Cr2O3 द ग्रीन पीपीटी बनाएगा, ये बनाता है डिकम्पोज होगा, हीट भी नहीं करना होता है, वो खुद ही अनस्टेबल होता है, अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। वो वाला रिएक्शन याद रखना, कई बार अपन से वो रिएक्शन पूछते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछते हैं उसका। CrO5 इट इज अ पेरोक्साइड। तो उस टाइप से अपन को मतलब इनके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, जो पार्ट था जिसमें आप गलती कर सकते थे, वो और जिससे मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते, एक आध क्वेश्चन तो फ्रेम हो ही जाए। अब KMnO4 कभी प्राइमरी स्टैंडर्ड का नहीं हो सकता, जैसे कई बार अपन को प्राइमरी स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है, बट K2Cr2O7 इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। KMnO4 is a very strong oxidizing agent. It do not form primary standard solution because of its high oxidizing nature. High oxidizing nature, है ना। अगर अपन इसको KMnO4 को वेट करके वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में जो बैक्टीरिया होगा या तो उससे रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब जितना स्ट्रेंथ हम बना रहे होंगे सोल्यूशन का, वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बैक्टीरिया से रिएक्ट करके। और अगर बैक्टीरिया से इवन अगर हम उसको सॉलिड को जब कैलकुलेट कर रहे होंगे फिजिकल बैलेंस पे, उसको वेट करेंगे, तब भी वो बैक्टीरिया जो सराउंडिंग्स में होगा ना, एटमॉस्फेयर में, उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब उस मास में KMnO4 के साथ साथ किसका मास आएगा, बैक्टीरिया का मास आएगा। तो ये कभी प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता। सो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड, अपन उसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बाय H2C2O4, तो अपन उसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। इट फॉर्म्स प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब ये इतना ऑक्सीडाइजिंग नहीं है कि बैक्टीरिया से भी रिएक्ट कर जाए, तो जितना इसका वेट करेंगे उतना ही आएगा, तो सॉल्यूशन भी उतना ही बनेगा, उसका उतना ही कंसंट्रेशन का बनेगा। इट फॉर्म्स प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब जो भी अपन ने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें प्राइमरी उतना ही कंसंट्रेशन इसका रहा होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बट नॉट Na2Cr2O7, ये नहीं बनाता प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उस सोडियम का टेंडेंसी होता है, हाइग्रोस्कोपिक टेंडेंसी होता है ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, इसलिए उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है Na2Cr2O7। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले भी समझाया था, थोड़ा सा इक्विवेलेंट्स पढ़ा था अपन ने, तब मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं। और KMnO4 को अपन को पता है, वी यूज्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेशन ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो I2 का एस्टिमेशन अपन करते हैं KMnO4 से।
है ना। तो अपन इसको यूज करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में। Mn के लिए यूज करेंगे I2 और थायोसल्फेट, है ना। सो यूज्ड फॉर it is used for estimation of a reducing agent like I2, Mn, H2O3 2 negative, और ये it is used for estimation of इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। Fe+2 का एस्टिमेशन कर सकते हैं अपन इजीली इसमें, कई बार क्वेश्चन भी आया है अपन को अच्छे से। आयोडीन का एस्टिमेशन करते हैं अपन, और H2O3 का भी इससे एस्टिमेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। दिस इज अबाउट द वी कैन से दैट केम। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं चाहिए मुझे जिसमें मतलब अपन को नहीं पता होगा, बाकी आप अपने आप चेक कर लो। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा अपन बता सकते हैं। और कोई अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताओ, दैट इज अबाउट द KMnO4। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई पर्सनल डाउट्स हैं तो आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। कोई अगर आपके पर्सनल डाउट है तो आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट नहीं? ठीक है, अगर आपके कोई पर्सनल डाउट नहीं है तो फिर अपन हैलोजेंस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हैलोजन को डिस्कस कर लेंगे। इसको हटाएंगे, अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ ले। आरएफ वैल्यू में मतलब कुछ ऐसे होता है, जैसे मुझे याद है आरएफ वैल्यू में कि अपने पास एक सॉल्वेंट होता है, ऐसे अपन ने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक बीकर होता है, उस बीकर में एक अपन ऐसे क्या करता है, एक थ्रेड से ऐसे एक कवर्ड होता है, एक थ्रेड से एक पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले पेपर को, जो पोरस होता है, जो अच्छा सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट होता है, तो उस पेपर पे अपन क्या करते हैं, पहले स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते है ना। मेरे ख्याल से आप पढ़ सकते थे आरएफ वैल्यू 11th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में गिवन है आरएफ वैल्यू क्या होता है। मैं मोबाइल ले लेता हूँ, मैं जो भेजा होगा देखने के लिए। तो अब इसमें क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, चलो देख लेते हैं आरएफ वैल्यू क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें ना, जैसे अपन को जो मतलब कंपोनेंट को चेक करना है उसको ऐसे डॉट लगा देते हैं, जनरली जो अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं, और उनके डॉट लगा के यहाँ अपन एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट इसमें डालते हैं, जिसको अपन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, इसको अपन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू दैट राइट ना कैपिलरी एक्शन, तो उनके साथ ये वाले जो प्रोटीन्स, ये जो कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, ये भी ट्रेवल करते हैं। तो सपोज अपने पास 3 कंपाउंड है, ए, बी और सी। ए ट्रेवल यहां तक किया, बी ट्रेवल यहां तक किया, और सी ट्रेवल यहां तक। तो ये ए था, ये बी था, और ये सी था। तो ये ऐसे ट्रेवल किए। तो आरएफ का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, आरएफ।
ठीक है ना। तो अपन कहेंगे जब ये सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो ये भी साथ में जाएंगे, ये डॉट्स इसके। अगर ये सबसे कम ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब है, अगर मैं इससे पोलैरिटी बता सकता हूं, पोलैरिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि सी जो है वो सॉल्वेंट के साथ, मतलब वो ज्यादा अच्छे से बाइंडेड था विद द सेलुलोज, पेपर के साथ ज्यादा अच्छा बाइंडेड था, उसका रेट ऑफ ट्रेवल बहुत कम था, और सबसे कम पोलैरिटी ए की होगी क्योंकि वो जल्दी से भाग गया बहुत आगे तक, तो वो उसका एड्सॉर्प्शन पावर बहुत कम था। तो जो कम ट्रेवल करेगा उसका एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा, उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, वो पेपर के साथ अच्छे से बॉन्डेड होगा, उस टाइप से अपन कंसेप्ट बोल सकते। तो रिटेंशन फैक्टर वैल्यू होता है कि भाई आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, मान लो बी के लिए कैलकुलेट करना है, तो अपन कहते हैं इस पॉइंट से बी कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कौन ट्रेवल किया, वो होता है आरएफ, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू दिस divided by distance of this line to this is the RF value for B. अगर मुझे C के लिए कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम दिस लाइन, B के लिए मैंने यहाँ पर B के लिए कैलकुलेट किया था, वो C इधर आ गया ना, B इधर लिखना था अपन को, और इधर C है, तो ठीक है अपन C का RF वैल्यू कैलकुलेट कर लिए कि भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम ट्रेवल हुआ वो डिस्टेंस, उसको बना रहे हैं। तो अपन कहेंगे RF वैल्यू अगर B के लिए कैलकुलेट करना है तो यहां से यहां तक का B का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय A का डिस्टेंस। तो अगर RF वैल्यू ज्यादा होता है तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट या पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कम होती है, पोलैरिटी कम होगा तो ज्यादा भागता है, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो रिटेंशन ज्यादा होगा उसका, और रिटेंशन वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। अब अपन क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अपन को, पहले वाले में जो 13 और 14 क्वेश्चन दोनों बताने अपन को, ठीक है भाई, ये आपका RF वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है टेट्रापेप्टाइड, अपने पास टेट्रापेप्टाइड था, मतलब 4 अमाइनो एसिड अपन ने कंबाइन किए थे, ठीक है। टेट्रापेप्टाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एलेनाइन, ठीक है। सो अपन लिखेंगे एलेनाइन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एलेनाइन, तो एलेनाइन मतलब वी नो दैट CH3 CH that is NH2 और C double bond OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एलेनाइन आ जाएगा। This produces glycine, valine, phenylalanine and alanine, वो 4 अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ग्लाइसिन बनता है, वेलाइन बनता है, फिनाइलएलानाइन बनता है, और एक एलानाइन बनता है, ये बनता है on complete hydrolysis. For this tripeptide, the number of possible sequence of structure, number of possible sequence of structure will be sequences with primary NH2 group to a chiral center is, ठीक है भाई, to a chiral center is, अब इसमें तो chiral center था ही, और इसमें वो कह रहा है कि टर्मिनल यही रहेगा क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, तो अपन कहेंगे भाई ग्लाइसिन में तो होता ही नहीं अमाइनो एसिड्स, वो chiral center, तो ग्लाइसिन तो ऐसे रहा होगा भाई, ये तो प्राइमरी ऐसे बना देंगे अपन एन टर्मिनल, तो ग्लाइसिन के लिए अगर ये होगा तो वेलाइन तो ऐसे होता है, दिस इज वेलाइन, है ना, दिस इज वेलाइन, और फिनाइलएलानाइन मतलब फिनाइलएलानाइन विल बी लाइक दिस, दिस इज फिनाइल। तो ग्लाइसिन तो बना नहीं सकता, मतलब उसमें अपन को ग्लाइसिन ये तो नहीं बता सकता कि भाई उसमें तो कायरल सेंटर होता ही नहीं,
ये वाला फिक्स है, वो कह रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में रहता है, मतलब वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपन कितने बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस बना, कितने अब टेट्रापेप्टाइड्स कितने बना सकते हैं? तो अपन कहेंगे भाई इसको इधर रखते हैं और इन दोनों को बीच में रखते हैं तो 2 बनेगा, इसको बीच में रखेंगे मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो एक तो यही बना हुआ। एक बार अपन वेलाइन को ले लेते हैं, फिर उसके बाद ग्लाइसिन ले लेते हैं, फिर फिनाइलएलानाइन ले लेते हैं, वो तो वही रखना है। फिर एक बार अपन फिनाइलएलानाइन को ले लो, फिर ग्लाइसिन को ले लो और वेलाइन को ले लो, फिर अपन फिनाइलएलानाइन ले लेंगे, फिर उसके बाद वेलाइन ले लेंगे और फिर ग्लाइसिन ले लेंगे। तो इस टाइप से अपन को कॉम्बिनेशन करके बताना है, लेकिन इसमें और इसमें कायरल सेंटर्स हैं, मतलब हर एक के लिए उसने क्या पूछा था अपन से, कायरल सेंटर्स पूछे थे। द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस विथ NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल सेंटर, NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल सेंटर। हाँ तो ठीक है ना, ये नीचे की तरफ ले लेंगे अपन, इसको R बना लेंगे, तो यही तो अटैच्ड होगा। तो जितने कॉम्बिनेशन ये बनते हैं इसको छोड़ के बस वो बता देंगे कि अपन दैट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो एक बार अपन ने इधर ग्लाइसिन ले लिया, ये बनाया, उससे 2 बन गए। एक बार वेलाइन इधर ले लो तो ग्लाइसिन अंदर आएगा, उससे 2 बन गए। और एक बार मतलब मेरे ख्याल से उसमें अपन 2 2 और 2 6 बन जाने चाहिए, क्योंकि इसका तो बनेगा नहीं, इससे ही बनेंगे नंबर ना। तो कितने होंगे जो कायरल सेंटर से अटैच्ड होंगे? इन्हीं दोनों में है कायरल सेंटर से अटैच्ड, इसमें तो कायरल सेंटर से अटैच्ड है ही नहीं, और इसका भी कायरल सेंटर होगा जो अटैच्ड होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर कितना उसमें गिवन है, 9 आ रहा है, क्योंकि NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल सेंटर्स इज, तो 3 तो दिख ही रहे हैं अपन को। NH2 group attached to the chiral center is, NH2 group attached to the chiral center is, इसको छोड़ के अपन बना लेते हैं भाई, इसमें ये नहीं होगा, 2 हो गए, इसमें ये नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों और ये दोनों कैसे इनकम? NH2 group attached to the chiral center is, सिर्फ नंबर पूछा है। A tetrapeptide COH on alanine produces this। अच्छा, ये प्रोड्यूस किया उसने, मतलब ये तो अपन को बना रखा है, इसमें अपन को फिक्स करके दे रखा है उसने, अपन को कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, हाउ मेनी ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब ये 4 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनाता है वो। अगर 4 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनाता है तो बस यही बना दो आप। तो इसमें नंबर ऑफ NH2 बताने थे, तो ग्लाइसिन हो गया, पहला वाला क्या गिवन था, ग्लाइसिन, तो बना देते हैं। तो ग्लाइसिन हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस से बनेगा NH2 3 डबल बॉन्ड हो, फिर उसमें अपन लिखेंगे NH, फिर इधर CH3, ये वेलाइन हो जाएगा, वेलाइन वाले में तो CH3 हो जाएगा, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, NH, फिर CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, ये फिनाइलएलानाइन हो जाएगा, ये फिनाइलएलानाइन होगा तो ऐसे होगा। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे दैट इज CH2C डबल बॉन्ड हो, NH, और फिर एलानाइन के लिए अपन को इधर CH3 लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो OH। तो ये वाला एक कायरल सेंटर है, ये वाला एक कायरल सेंटर है, ये वाला एक कायरल सेंटर है, ये वाला तो कायरल सेंटर हो गई अगर ग्लाइसिन पहले है तो ग्लाइसिन पहले गिवन है अपन को ऐसे। A tetrapeptide has carboxylic acid group on this alanine. This produce glycine, valine, alanine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis. On complete hydrolysis. For the tetrapeptide, the number of possible sequence with NH2 group
अटैच टू द कायरल सेंटर। अब यहाँ पर सीक्वेंस बोल रहे हैं, पॉसिबल सीक्वेंस with NH2 प्राइमरी NH2 तो सारी प्राइमरी है ना, NH2 अटैच टू द एक ग्रुप ना, अपन इसका स्ट्रक्चर तो अपने बना ही दिए हैं भाई, पॉसिबल सीक्वेंस बताना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल में एक बार इधर कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब ये वाला हाइड्रोलिसिस, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, और वो ना मोबाइल में बिल्कुल छोटा छोटा दिखता है ना, एक दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा अच्छे से है ना। A tetrapeptide carboxylic acid group on alanine. This produces glycine, valine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequences, primary structures with NH2 group attached to the chiral center. तो इधर 1 2 3 ही आ रहा है attached to the chiral centers. ये वाला ग्लाइसिन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, number of sequences 3 आ रहा है आंसर। तीन आंसर कैसे आएगा अपने पास, और आंसर तुमने कहा, आंसर गिवन है अपने पास, आंसर 4 दिया है, आंसर तो अपना 3 ही आ रहा है, फार कैसे तो हाँ आपने जो स्ट्रक्चर अभी बनाया है उसमें कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी ग्लाइसिन पे NH2 आ रहा है ना, तो वो अलाउड है? ये प्राइमरी तो आ रहा है, तो इसको अपन प्राइमरी, the number of possible sequence primary NH2 attached to a chiral center is primary NH2 attached to the chiral center is, लेकिन ये chiral center से अटैच नहीं है ना, फिर भी कैलकुलेट करेंगे ऐसे। Primary NH2 attached to the chiral center is 3 आ रहे हैं, और टेट्रापेप्टाइड इसमें ग्लाइसिन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑन एलानाइन, मतलब वो तो लास्ट, this produces valine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis. For the tetrapeptide, the number of possible sequences with NH2 group attached to the chiral center. Number of possible sequences क्यों लिख रहा है ये? अब नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस से पता क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ क्या सीक्वेंस? भाई ग्लाइसिन को तो अपन ऐसे रखेंगे चलो टर्मिनल पे, बट इन दोनों से तो बनेगा ना, एक बार ये सीक्वेंस हो गया, एक बार इसको रिवर्स करेंगे तो भी अपना 6 हो जाएगा, अगर रिवर्स करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर भी मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बट आंसर अपन को गिवन है 3, तो क्या से पता है कुछ तो गड़बड़ है। तो हाँ सर मतलब इस क्वेश्चन में फिर हम ग्लाइसिन को टर्मिनल पे रख ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि NH2 ग्लाइसिन पे आना नहीं चाहिए। NH2 ग्लाइसिन पे आना नहीं चाहिए, वो क्यों? क्योंकि कायरल नहीं है, तो ग्लाइसिन सेंटर पे और वेलाइन और फिनाइलएनालाइन टर्मिनल पे। तो ये तो बोल रहा है कि फॉर दिस ट्राइपेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस विद NH2 ग्रुप, प्राइमरी NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल सेंटर इज
पता, मैंने क्वेश्चन ही मतलब मैं सोच रहा हूँ उसी सीक्वेंस को लेके ही हमें बताना है। अब क्वेश्चन मुझे मतलब ना पहले देर थोड़ी देर तो मुझे मतलब ये लगा कि भाई सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो ये थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो पेपर में पढ़ने में और मोबाइल में पढ़ने में यही प्रॉब्लम है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो NH2 ग्रुप है ना, ये NH2 ग्रुप नहीं थे। इन दोनों में NH2 ग्रुप जो है वो कायरल सेंटर से अटैच है, और प्राइमरी NH2 ग्रुप अगर अपन को लाना है कायरल सेंटर से तो या तो इस पे अटैच होगा या तो इस पे अटैच होगा। अब बताओ कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, वो वहीं फिक्स रहेगा, राइट ना। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एट राइट ना टर्मिनल कार्बन एटम। तो भाई इसको तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा। अब देखना ये वाला नहीं बना सकते अपन, क्योंकि NH2 ग्रुप कायरल सेंटर से थोड़ी अटैच है, बिल्कुल सही। तो अपन एक बार ऐसे बना देंगे, ये कायरल सेंटर अटैच है। बाकी अपन ने ये बना लिया क्या, एलेनाइन। एलेनाइन वेलाइन बनाना चाहिए अपन को, है। सो चलो फिनाइल एलेनाइन ले लेते हैं अपन। ये एक बार ये बना लिया, बाकी अपन ने ग्लाइसिन रखा और वेलाइन लिखा, और एलेनाइन को लास्ट में लिखना है। दूसरा सीक्वेंस अपन बनाएंगे तो एक बार अपन बनाएंगे किससे, इसको यहीं रखते हैं, इसको यहीं रखते हैं और इन दोनों को चेंज कर देते हैं। ये पूछ रहा है वो, एक ही सीक्वेंस है। अब दूसरा सीक्वेंस इसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स होगा टर्मिनल एंड पे, ये फिक्स होगा। तो दो ये हो गए और दो बन जाएंगे एलेनाइन से, इधर NH2, ये भी प्राइमरी हो गया NH2, डबल बॉन्ड हो। और इधर अपन लिखेंगे, एक बार ग्लाइसिन लिख लेते हैं, एक बार फिनाइल एलेनाइन लिख लेते हैं, और अपन यहां पर एलेनाइन लिख लेते हैं, और एक बार क्या कर लेते हैं, इन दोनों को रिवर्स कर लेंगे। इसको ऐसे ही लिखा लेने देते हैं, ये भी कायरल सेंटर हो गया, और ग्लाइसिन लिख के इसको अपन चेंज कर नहीं सकते हैं। ये वाले पार्ट में एक ये हो जाएगा, दो, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया, ये है 4। उसने ना दो तरीके से मुझे कंफ्यूज किया था भाई। वो कह रहा है कि एक तो द टेट्रापेप्टाइड हैज कार्बोक्सिलिक एसिड एज एलेनाइन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड एलेनाइन को तो फिक्स करना है बिल्कुल लास्ट में, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड रहना ही चाहिए, वो ऐसे अमाइड लिंकेज नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। फिर उसने कहा दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वो कह रहा है कि ग्लाइसिन बनता है, वेलाइन बनता है, फिनाइल एलेनाइन बनता है और एलेनाइन बनता है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये अलग अलग बन जाएंगे। अब वो कह रहा है फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस, अपन कितने पॉसिबल सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मतलब NH2 अटैच टू द कायरल सेंटर्स, मतलब NH2 अटैच टू द कायरल सेंटर्स, ये तो NH अटैच्ड है, वो NH2 अटैच करने की बात कर रहा था। मुझे पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, पूछना क्या चाहते हैं। अभी 4 बनेंगे, NH2 अटैच टू द कायरल सेंटर कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, 4 सीक्वेंस बन सकते हैं। क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी है। Total number of distinctly naturally occurring amino acids obtained by the acidic hydrolysis of this, ठीक है। अब इसमें तो अपन को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी ये वाला कंपाउंड कर पाएंगे, क्योंकि इस कंपाउंड में अपन को स्ट्रक्चर पता होंगे तभी कर पाएंगे। चलो करते हैं पता। तो अगर इसमें लिखेंगे दैट इज लाइक दिस, अब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। बस यहाँ पर अपन को एक पार्ट पता रहेगा, ये ना साइक्लिक, ये 3 मेंबर्ड रिंग टाइप कुछ होता नहीं है साइड पे इसमें, अमाइनो एसिड्स में कुछ ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग टाइप का कोई वो नहीं होता अमाइनो एसिड्स, ये तो हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इधर NH है, C डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद ये ना सिमेट्रिक टाइप है,
तो इधर जो नीचे वाला पार्ट है ना, ऐसे ये NH मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे अपन बना देंगे, मतलब ये वाला पार्ट फिर से उधर भी बना देंगे। तो किसी एक तरफ अपन बना लेते हैं, बाकी तो अपन को पता चल गया उस तरफ एक जैसे ही होगा। इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इधर H लिखूंगा, इधर OH लिखूंगा, इधर H लिखूंगा, इधर OH लिखूंगा, तो ये तो ग्लाइसिन बन गया, NH2 CH2 और COH, ये तो ग्लाइसिन एक बन गया। इधर जो अपने पास बना ना, उसको हाइड्रोलिसिस करके अपन ऐसे बना देंगे, डबल बॉन्ड हो, एक OH बन गया, बीच में CH2 है और फिर NH2 है, ये भी ग्लाइसिन बन गया, राइट ना, ये भी ग्लाइसिन बन गया। तो इधर भी ग्लाइसिन, इधर क्या बन रहा है अपन एक बार चेक कर लेते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं, उधर इधर ऐसे कर लेते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड जैसे तो बन रहा है, लेकिन इस टाइप का कोई अमीनो एसिड होता है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग होता है? मुझे लगता है इस टाइप का कोई अमीनो एसिड्स नहीं होता, अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि ऐसा अपन ने पढ़ा नहीं। अब HOC डबल बॉन्ड O, इधर OHC डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर CH है, ये वाला CH, और इससे एक NH अटैच है, NH2, और इधर अपन को ऐसे अटैच है। किसी अमीनो एसिड में टर्शियरी बेटल ग्रुप होता है, बाकी सब वो वही बनेंगे, क्योंकि इधर वाला पार्ट फिर सिमेट्रिक था ना, इधर वाले पार्ट से ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, तो जो यहां बनेगा वो यहां भी बना। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा अमीनो एसिड नहीं था जिसमें 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग था। The total number of distinct naturally occurring amino acids obtained by the acid hydrolysis of the peptide shown. मुझे लगता है ग्लाइसिन तो अपन को पता है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप या साइक्लिक रिंग होता है क्या किसी अमीनो एसिड्स में? मुझे लगता है कि वहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी होता है किसी अमीनो एसिड्स में, अल्फा अमीनो एसिड में। आइसोप्रोपाइल तो अपन को पता है एलेनाइन में होता है, आइसोप्रोपाइल नहीं, वेलाइन में होता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से अलग अलग कितने अमीनो एसिड, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बनेंगे, वो पूछा है। तो मुझे लगता है कि भाई इसके अलावा ये भी शायद नहीं होता, ये तो होता ही नहीं, ये भी शायद नहीं होता टर्शियरी ब्यूटाइल। कोई अमीनो एसिड में है क्या, देख लेते हैं ना अमीनो एसिड्स का। तुम्हारे पास लिस्ट है अमीनो एसिड्स का, एक बार निकालो ना अमीनो एसिड्स का लिस्ट। किसी के पास शीट है तो जरा जल्दी से देखो उसमें कहीं है क्या ये अमीनो एसिड्स, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और वो देख लो जरा, मेरे ख्याल से ये हाइड्रोलिसिस से एक ही बन रहा है मेरा। दूसरा चेक करते हैं। सर तो हमें सारे के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। बिल्कुल। ओके सर। दूसरा, following hydroxyls have deconfiguration, the total number of stereoisomers in its pyranose form is। तो पायरेनोज मतलब अपन को हाइड्रोलाइज करना होगा ना, और पहले अपन डी फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद पायरेनोज बनाते हैं, तो अपने पास CH2OH हो जाएगा। और डी फॉर्म बनाएंगे तो ये तो फिक्स करना पड़ेगा ना, पायरेनोज फॉर्म बनाएंगे तो अपन इसको तो फिक्स करेंगे। इधर अपन को गिवन है CH, ये गिवन है मुझे CH2। अब डी फॉर्म बनाऊंगा तो एक तो ये बना सकता हूं, यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा, तो डी फॉर्म में ना मैं इसको पैरेनोज बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा,
तो मुझे बताना है एग्जिस्ट इन डी कॉन्फ़िगरेशन ना। तो डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है मुझे यहां पर ऐसे राइट हैंड साइड में इसको रखना है। तो फिर इन्हीं दोनों से बना सकते हैं अपन, 4 बना सकते हैं कायरल सेंटर, तो उसमें 4 बन जाएंगे अगर डी फॉर्म से बनाना है, क्योंकि इसको इस तरफ नहीं ला सकते ना। 2 कायरल सेंटर हैं, डी फॉर्म से बनाना है तो अपन ऐसे बता देंगे। आंसर 8 दिया है। क्यों, नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो अपने पास वही है ना। पायरेनोस फॉर्म कह रहे हो ना, डी कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट रुको, व्हेन द एल्डोस, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर काउंट कर रहा है क्या? सही है बेटा, पहले ये भी तो देख लेना था मुझे, पर ऑक्सीजन ऐसे बना लेंगे ना, कायरल सेंटर तो ये भी बन रहा है भाई। हाइड्रोजन है, CH2OH है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, ये भी तो कायरल सेंटर ही बनेगा। और पायरेनोस का मतलब है 6 मेंबर रिंग देखा मैंने। अब मैंने सोचा कि उसको वो तो उधर चला जाएगा, उसमें बना लेंगे ना अपन साइक्लिक रिंग में, तो ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा, ये दोनों ही कायरल सेंटर होंगे। अभी तो वो भी कायरल सेंटर रहेगा ना, डी कॉन्फ़िगरेशन से बना तो दिया, लेकिन ये भी तो कायरल सेंटर है। अगर ये कायरल सेंटर होगा तो 2 टू द पावर ऑफ 3 होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर वो पूरा ही बना देना। CHO पे जो OH आएगा, मतलब एल्डिहाइड, हाँ, तो वो भी तो कायरल ही होगा ना। CHO वाला एक हाइड्रोजन ना ऐसे, हाँ, वो भी तो कायरल होगा। हम्म, total number of stereoisomers in its pyranose form is, ये भी कायरल सेंटर है, वो भी कायरल सेंटर है, डी कॉन्फ़िगरेशन। 6 मेंबर रिंग बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, pyranose is 6 मेंबर रिंग। क्वेश्चन फिर से पढ़ें, मेरा टैब भी डिस्चार्ज है, फोन में अपन पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ pyranoses, हाँ तो ठीक है ना, ये भी आना चाहिए। और करो ना, तो 16 हो जाएगा। हाँ तो एक नहीं, किसी एक को फिक्स करोगे ना, डी कॉन्फ़िगरेशन ना, एक को फिक्स करोगे ना, डी कॉन्फ़िगरेशन ये फिक्स होगा। क्योंकि भाई जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो एक पार्ट को फिक्स करो, बाकी से कैलकुलेट करो, आंसर तो 8 ही रहेगा। क्योंकि व्हेन द फॉलोइंग एल्डोक्सोस, इसका एक पार्ट तो फिक्स, जैसे अपन मान लो नहीं लिखते अपन ऐसा, तो कितने बताते? मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, अब ये कह रहा है कि डी कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ तो डी कॉन्फ़िगरेशन में ये तो फिक्स हो गया ना, इसको थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। चेंज तो इससे करूंगा ना, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 होगा, 4 होगा मेरा आंसर। अब आप पायरेनोस फॉर्म करोगे तो इधर इसको, ये फिक्स रहेगा, इस वाले कायरल सेंटर को चेंज नहीं कर सकता मैं, इसको इसके साथ चेंज करूंगा। ओके सर। हाँ, एक कोई मतलब ऐसे, एक कोई क्या मतलब, वही अपन चेंज कर सकते थे, इसको तो फिक्स रखना पड़ता है। दूसरा है अपने पास, बहुत देर हो गया यार, जल्दी करना पड़ेगा। cis 2 butene is on careful reaction with Br2 CCl4 yields, मेरे पास cis 2 butene है, अब थोड़ा जल्दी करना है। Br2 CCl4 yields racemic mixture, this is example of, देख भाई, मैं cis है, एंटी एडिशन होता है, तो मैं रेसमिक मिक्सचर बनाता हूं, और अगर रेसमिक मिक्सचर बन रहा है एंटी एडिशन से तो सिज रहा होगा। मैं इसको स्टीरियो स्पेसिफिक भी बोल सकता हूँ, स्टीरियो सिलेक्टिव भी बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ। भाई प्रोडक्ट तो मेरे पास एंटी एडिशन वाला ही बनेगा ना एक, बस
या तो आप बी आर ऐसे लिखोगे या फिर आप बी आर ऐसे लिखोगे। इन दोनों के मेरे पास और कोई आंसर नहीं आएगा, बस बाकी सब वैसे रहेगा। तो अगर एंटी एडिशन से रेशमिक मिक्सचर बन रहा है मतलब ये सिस रहा था, तो मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बता सकता हूं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट बता सकता हूं। तो मैं दोनों को ही बता सकता हूं। स्पेसिफिक मतलब उससे इसको बताना या इससे उसको बताना स्पेसिफिक हो गया। सिलेक्टिव का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, वन ऑफ देम विल बी द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन इसमें तो प्रोडक्ट ही एक बनेगा। और एंटी एडिशन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं ना, जितने स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं वो सिलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सारे सिलेक्टिव मतलब जो स्पेसिफिक होते हैं वो सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट बता सकता हूं कि रेशमिक मिक्सचर है, तो मैं वहां भी बता सकता हूं कि क्या रहा होगा, यहाँ पर सिस रहा होगा। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं इसे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो होता है जिनको अपन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें प्रोडक्ट एक ही बन रहा है तो अपन कहेंगे स्पेसिफिक, और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो सिलेक्टिव बोल दो आप, क्योंकि प्रोडक्ट तो इन दोनों में से किसी को भी बताओ डीएल है। लेकिन जो रिएक्शन सिलेक्टिव होता है उसमें एक से ज्यादा इसका रोल नहीं होता, एक से रिएक्टेंट का रोल नहीं होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक मेजर प्रोडक्ट है, इसमें कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं था। अपन इसको सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, और एंटी एडिशन को हाई सिन एडिशन है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए उसका आंसर एक से ज्यादा है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव कैसे, अभी नहीं समझा। सिलेक्टिव में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, दोनों का अमाउंट एक जैसा है। तो फिर दोनों सेम ही बन रहा है ना, तो किसी एक को, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो मेजर किसको बोल पा रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट बनना ही चाहिए। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर प्रोडक्ट है, तो इसमें तो दोनों का अमाउंट ही इक्वल है। तो अपन बोल रहे हैं अच्छा मेजर प्रोडक्ट मतलब कैसे, जैसे अपन बोलते हैं ना स्पेसिफिक में सेट द प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। स्पेसिफिक के लिए बोलेंगे कि भाई हमारे पास मार्कोनी कॉप्सूल के हिसाब से एडिशन होगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसमें अपन ने कहा भाई दोनों डीएल बन रहे हैं, एक जैसे बन रहे हैं। हाँ तो अपन को पता है ना कि अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि रेशमिक मिक्सचर बन रहा है, तो मैं भाई अगर अपन कहते हैं कि SN1 में रेशमिक मिक्सचर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक मेजर प्रोडक्ट है, सिलेक्टिव हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट ही एक बन रहा है और वो भी स्पेसिफिक रिएक्शन, ये एंटी एडिशन होगा। तो अपन उसको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक रिएक्शन सिलेक्टिव हो सकता है, लेकिन कोई भी सिलेक्टिव रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं होता। बोलो। तो सारे ऑप्शंस मतलब अगर मल्टी करेक्ट है और सिलेक्टिव आ रहा है, सॉरी स्पेसिफिक आ रहा है, तो हम सिलेक्टिव भी मार्क करेंगे। हाँ तो आप ये ध्यान रखना कि आप उसमें जो एडिशन हो वो सिन या एंटी ही होना चाहिए, वहां कोई रेशमाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो कर सकते हो। जिसमें ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन रहा है ना रिएक्शन, उसमें सारे स्पेसिफिक रिएक्शन को आप सिलेक्टिव बोल सकते हैं, जो भी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। ओके सर। An aqueous solution of non-volatile solute and non-electrolyte solute is taken in a closed container. मेरे पास एक aqueous solution है जिसकी मोलारिटी गिवन है मुझे 500/81. Calculate the percentage of relative humidity present inside the container with equilibrium. ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब डेल्टा पी अपॉन पी कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो
अब ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, Na अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं इसको मोलालिटी में कन्वर्ट कर देता हूं। मोलालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो आई विल गेट दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं अपन जिसमें कि अपन ये बता दें कि मोल्स भी कुछ गिवन नहीं है ना अपन को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनसाइड द वेसल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनसाइड द वेसल मतलब वेपर्स में जो लिक्विड प्रेजेंट है। मोलालिटी का रिलेशन अगर अपन बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो NB into 1000 डिवाइड NB अपॉन Na, तो NB को ऐसे लिख देते हैं भाई WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय Ma अपॉन W। तो एक को सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द मोलालिटी। तो अपन लिख लेंगे भाई मोलालिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इनटू 1000 डिवाइड बाय M। तो मोलालिटी कितना गिवन है 81 बाय 500 बाय 81 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अपन कर लेते हैं भाई ऐसे डेल्टा P अपॉन P कर लेते हैं इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M। अब मुझे बस ये थोड़ा सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करना चाहिए। An aqueous solution of non-volatile solute, non-volatile and non-electrolyte solute is taken in a container. उसका मोलालिटी मुझे गिवन है। हाँ, तो रिलेटिव लोबरिंग एंड वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया ना अपन ने, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता चल गया अपन को, वही रिलेटिव लोबरिंग एंड वेपर प्रेशर होगा। तो लो भाई बताओ, अब अपने पास दो बीकर्स गिवन, दो बीकर गिवन है ए एंड बी, एक ए बीकर है एक बी बीकर, कंटेन्स AgNO3 सॉल्यूशन। हाँ, तो पहले बीकर बना ही देता हूँ। इसमें सिल्वर है और AgNO3 सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सिल्वर इलेक्ट्रोड है। इसमें भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, AgNO3 सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन इज दिस, ये भी Ag है और AgNO3 है, ठीक है। Placed in this respectively shown in the figure. अब ये कह रहा है कि प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आर नाउ प्लेस्ड इन द ईच बीकर. Now ammonia is added to beaker till the concentration of ammonia in the A and B becomes this much. ठीक है। If ammonia is added, अपन अमोनिया को ऐड करेंगे, अमोनिया इज एडेड, इसमें इतना अमोनिया ऐड करेंगे अपन सो दैट कि इसमें अमोनिया 0.1 हो जाए और इसमें अमोनिया 0.2 हो जाए, ठीक है भाई, बताएंगे अमोनिया इसमें 0.2 हो जाए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं if the two beakers are now connected, if the two beakers are now connected in a galvanic arrangement, find the EMF of the cell, ठीक है। E naught of silver electrode मुझे गिवन है। अब एक मिनट रुकना, अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा मैं तो इसमें तो सिल्वर आयन विल रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स। ये तो ऐसे बना देगा, ये 0.1 था और ये A ऐड किया था, ये 0 था, ये X था, ये A माइनस X होगा, 2X होगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.1 माइनस X, ठीक है।
मतलब a माइनस 2x इज इक्वल टू 0.1 ये हो जाना चाहिए बात। तो ये लेफ्ट इज इक्वल टू a माइनस 0.2। ठीक, और इसमें अपन को गिवन है कि भाई AgN है प्लस वाइज ऑफ NH3 will give you AgNH3 whole twice of positive। अब ये 0.01 है, ये 0 है, ये अपन इसमें b एज्यूम कर लेते हैं, ये 0 है तो ये x होगा, b माइनस 2x होगा और ये 0.01 माइनस x होगा। ये अपन को गिवन है कितना 0.2 और ये अपन को गिवन था 0.1। ठीक है, तो इसका केसी लिख देता हूं भाई, केसी हो जाएगा इसका x अपॉन 0.1 माइनस x इंटू लिखूंगा मैं, ये मुझे गिवन है कितना a माइनस x कितना हो जाना चाहिए 0.1, और इसके लिए मुझे केसी गिवन है दैट इज इक्वल टू x अपॉन 0.1 0.01 माइनस x, और इसमें स्क्वायर भी होगा है इस वाले, क्योंकि वो 0.1 होगा। तो इसको अपन लिखेंगे दैट इज 0.01 माइनस x इंटू ये कितना 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अपन x लिखें y लिख लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा भाई, दोनों अलग अलग भी दिखेंगे ना अपन को, तो एक जैसा दिखेगा तो गड़बड़ होगा। अब इसमें केसी वैसी कुछ दिया ही नहीं है अपन को, तो पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द EMF ऑफ द सेल ऑफ द रिजल्टिंग सेल आफ्टर डिवाइडिंग बाय 16, अपन को Ag गिवन है, Ag नॉट गिवन है, E नॉट ऑफ Ag अपन को AgN अपन को गिवन है। ठीक है, इन दोनों को अपन ने इफ टू बीकर्स आर अरेंज्ड इन अ अरेंजमेंट, तो इसमें कंसंट्रेशन 0.1, इसमें बेटा कुछ नीचे गिवन नहीं है KF वगैरह, क्या है इसका KF वगैरह नहीं गिवन है अपन को, ये क्वेश्चन जिसने नहीं गिवन है उसमें नहीं दिया है। Two beaker AB contains AgNO3 in the aqueous solution respectively as shown in the figure, pure silver electrodes। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, E नॉट ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल चाहिए तो बनेगा ना, EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, इसको एक कैथोड ले लेते हैं एक एनोड ले लेते हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेशन इसमें था तो इसको कैथोड लेता हूं, उसको एनोड ले लेता हूं, वैसे भी ये तो जीरो नहीं है, दोनों ही सिल्वर इलेक्ट्रोड है बट कंसंट्रेशन अलग है। मुझे एक और चीज सोचना पड़ेगा इसमें, pure silver electrodes are now placed in the beaker, NH3 is added to each beaker till the concentration of ammonia reaches to this 0.1 and 0.2। हम जब इसमें 0.1 ऐड करेंगे 0.1 रीच हो जाए तो अपन इसको ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अमोनिया ऐड हो जाएगा, तो मतलब अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन बनेंगे, क्योंकि सिल्वर भी वैसे बनता रहेगा क्योंकि ये डिजॉल्व होता रहेगा। तो ठीक है, इसका अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं क्या पोटेंशियल होंगे, अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करके, क्योंकि सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास ये 0.1 है, लेकिन x का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.1, मतलब ये सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके कंप्लीट होने के बाद भी तो ये 2x का वैल्यू जो है, मतलब ये वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है, a माइनस 2x इज इक्वल टू 0.1 हो जाना चाहिए, तो a विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस 2x, और 2x का मतलब हो गया अपने पास जो 2x आएगा, ये वाला 2x, ये 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकता,
2x का वैल्यू, क्योंकि ये अपन ऐड करते जाएंगे और ये कंज्यूम होता रहेगा। तो ये ऐड करके जब ये ऑलमोस्ट सारा कंज्यूम हो जाएगा तो 2x का वैल्यू 0.1 के आसपास होना चाहिए, मतलब इसमें a का वैल्यू 0.2 हो जाना चाहिए। और इसमें अमोनिया का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? इसमें भी अमोनिया का वैल्यू जो होगा b माइनस 2y है मेरे पास, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? वो कह रहा है कि भाई ये वैल्यू आपको 0.2 हो जाना चाहिए। तो b विल बी इक्वल टू 0.2, ये वैल्यू मेरे पास 0.01 है, तो प्लस 2y, और मुझे 2y जो होगा वो 0.01 होगा, तो ये 0.2 प्लस 0.01, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.21 मेरा आंसर होगा। ये तो अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अपने पास सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स, सो Kc विल बी इक्वल टू AgNO3, दिस इज AgNO3, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू भी मेरे पास आ गया, ये 2y था और ये स्क्वायर था, तो Kc विल बी इक्वल टू y अपॉन, है ना, और अगर ये पूरा कंज्यूम होगा ऑलमोस्ट, तो y का वैल्यू भी आ जाएगा अपने पास, और y का वैल्यू आ गया तो ऑलमोस्ट y का वैल्यू तो 0.01 के आसपास है, तो अपन इसको भी लिखो ना, तो फिर बचा क्या? Kc आ गए दोनों के अपने पास, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों को अलग अलग एक बार ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों का ईएमएफ अपन कैथोड माइनस एनोड से कर देंगे। यार इसमें केएफ देने चाहिए, मतलब केएफ का वैल्यू देना चाहिए, केएफ का वैल्यू देंगे तभी आंसर बढ़िया आएगा। मुझसे बोल रहा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इनकी नहीं हो रही, उसमें तो खत्म किया अपन ने, तो सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो कैसे बताएंगे जब तक अपन को केएफ पता ना हो, जब तक अपन को केएफ पता ना हो अपन कैसे बता पाएंगे कि सिल्वर कितना होगा? भाई ये वैल्यू तो अपन को पता चल जाएगा, ये वैल्यू तो मुझे पता चल जाएगा कि वो ऑलमोस्ट 0.1 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक्स का वैल्यू, बगैर उसके कैसे कैलकुलेट करें? तो देखना पड़ेगा यार इसको, अगर केएफ का वैल्यू ऐसे है तो मैं उसको थोड़ी देर में करता हूँ, जब तक दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन क्यों छूटे हैं अपन से। इसमें कौन सा 47 बताना है? तो उसमें पी कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, नहीं समझा। ये क्वेश्चन क्लास में बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन क्लास में बता चुका हूँ मैं। इस क्वेश्चन को ना एक मिनट रुक जा, मतलब इसमें एक बार क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना उसमें केएफ गिवन है या नहीं है, क्योंकि मुझे एक सेल को एक बार में ही लिखना था, मैंने डबल सेल लिखे ना, इसके बाद अपन कर सकते हैं इसमें। हाँ, पी प्रेडिक्ट करना है ना, एक मिनट रुकना है। तो अपने पास है पी के लिए C11H12O2, वो क्वेश्चन बताता हूँ मैं। 22 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 24 मतलब 6 डिग्री 6 डी हुआ इक्वल टू 6, ठीक है चलेगा। 11 2 जा 22, 24 होना चाहिए, 22 24 होना चाहिए, तो फिर मेरे पास 12 है, तो 24 6 डी, ठीक है। easily oxidized to dicarboxylic acids which reacts with to form a dacron. Dacron क्या होता है? Dacron क्या होता है?
ये इससे बनेगा डायग्राम। वो कह रहा है कि अगर अपन इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसमें 6 कार्बन एटम, 4 DU तो मैंने ले लिया। अब इसमें अपन ने लिखा हुआ है कि भाई P बनाना है अपन को इससे, तो H2PD, उसके बाद C, उसके बाद अपन को NH3 के साथ हीट किया, मतलब कुछ अमाइड जैसे रहा होगा, अमाइड जैसे बनाया होगा। फिर आपने आइसोसाइनाइड बनाया, उसको रिड्यूस किया तो P बना होगा। फिर R बनाया आपने। अब इसमें ना अपन क्या करेंगे, देख जो P गिवन है ना अपन को, P का ऑप्शन या तो B होगा या फिर D होगा, ऐसे कुछ बना। H2PDC से आपने साइनाइड को रिड्यूस किया होगा। ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से आ गया? तो पहले वाले में अपन ने PDC से रिड्यूस किया था, ठीक है। तो एक काम करेंगे, B और C दोनों से ही Q बनाएंगे अपन। B और C दोनों से ही Q बनाऊंगा मैं। कहाँ को बनाऊंगा Q? S तो गिवन है ना, तो कंपाउंड S, मतलब C और D में से एक S है, तो बनाने की जरूरत क्या है उसको? S तो नहीं, अरे P से S बन रहा है। मोबाइल में बस यही है ना, एरो भी मुझे दिख रहा है, वो सीक्वेंस एरो ऐसे है, जबकि वो P से सीक्वेंस ऐसे है। मोबाइल में यही होता है यार, है ना। तो ब्राइटनेस भी फुल करता हूँ, है ना, एरोज भी तो दिखे। अब एरोज ही उल्टा देख रहा था मैं तो, कि एस क्या बनेगा। अब एस अपन को पता है, या तो बी बनेगा या फिर सी बनेगा। अब ऊपर चलते हैं अपन एस को देखने के लिए। अब एस में ना अपन को ऐसे करना चाहिए, दोनों से ही शुरू कर लेते हैं, सी और डी से। अब देखना, अपन को सी और डी से दोनों से ही शुरू करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, उतना तो टाइम देना NH2। अब उसमें PDC, PDC से क्या, पैलेडियम और चारकोल, फिर NH3। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, पैलेडियम और चारकोल के पहले क्या है, आइसोसाइनेट रहा होगा। ले भाई, आंसर डी हो गया। ये एनसी रहा, इसको PDC से रिड्यूस किया। CHCl3 से मैंने इसको ये रहा होगा। तो P में लेकिन N नहीं दिया है ना, P मॉलिक्यूलर में N नहीं दिया, वो तो नहीं देने दो ना, हम तो उल्टा जा रहे हैं। मैं तो S बना लिया था मैंने, ओके। मैं तो वापस जा रहा हूँ। Br2 KOH ऐसे रहा होगा, अमोनिया इसमें ऐड किया होगा, और PDC मतलब यहां कुछ ऐसे रहा, तो आपने रिडक्शन किया, ऐसे रहा, डबल बॉन्ड कहीं रहा होगा, तो P बना देगा। ये बन गया आपका लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप कार्बोलाइमाइन रिएक्शन था, उसके पहले वाला हॉफमैन डिग्रेडेशन था, उसके पहले वाला एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने वाला था, PDC रिडक्शन था। तो अपन ने अनसैचुरेशन के हिसाब से बना, वो कह रहा था कि इसको ऑक्सीडाइज करो और ऑक्सीडाइज करके इथाइलिन ग्लाइकोल से बनाओ तो डेक्रोन बनता है, बन गया। मोबाइल में क्या ना छोटा छोटा दिखता है, इसमें गड़बड़ होता है। अभी PDC से रिएक्ट करेंगे अपन, तो ये है अपने पास, तो ये बन जाएगा। क्यू बना लोगे अपन, SOCl2 से Cl बना लो, बाकी आपको पता है। MgCr2 से क्या बनाना है, CdCl2 से क्या बनाना सर है, बट NaBH4 से रिडक्शन। आपको समझा कैसे कि D लेना है S? डी लेना है, वो तो लास्ट वाले स्टेप नहीं मुझे बता दिया था ना, देखना। C और D मेरे पास दोनों थे, देखना मेरे पास C ऐसे था,
और डी मेरे पास ऐसे था। डी मेरे पास ऐसे। तो मैंने क्या किया, उसको देखा, पीडीसी से कुछ रिडक्शन किया होगा। 3 और 4 को मैंने चेक किया तो 3 वाला हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था, मतलब वो NH2 रहा होगा। लेकिन CHCl3 कार्बोलाइमन रिएक्शन है, मतलब NH2 को आपने आइसोसाइनेट में कन्वर्ट किया होगा, और आइसोसाइनेट से तो सेकेंडरी एमाइन ही बन सकता है। NHCH3 बन सकता है ना, तो डी को मैंने डिसाइड कर लिया था कि डी आंसर है मेरा। इससे नहीं बन सकता ना आइसोसाइनेट। अब अपन वापस चलेंगे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे। 58 हो गया मेरा, फिर से क्लास भी है, चल रुक जा। लेकिन इसमें मैं एक बार बस पढ़ना चाहूंगा, फिर भी अगर उसने KF9 भी है तो कैसे करेंगे। मैं पहले एक ही बीकर की बात करूँ, क्योंकि दोनों बीकर को देख के ना, और तुम्हें भी लगेगा और मुझे तो लगेगा ही लगेगा। मुझे तो उतना नहीं लगेगा, तुमको लगेगा पता नहीं सर क्या करना चाहते। AgI ना, AgNO3, और जो इसमें करेंगे वो उसमें करेंगे अमोनिया के साथ। इसमें ना AgNO3 अपने पास 0.1 वोल्ट, प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड नाउ प्लेस्ड इन ईच बीकर। अपन ने करेंगे नाउ अमोनिया इज एडेड टू ईच बीकर। मैंने ना इसमें अमोनिया ऐड कर दिया। अमोनिया इज एडेड टू द ईच बीकर, in each beaker A and B. So now ammonia is added in each beaker till concentration of ammonia in each beaker is 0.1. अब पता क्या हो रहा है, मतलब जैसे ही मैं अमोनिया ऐड करूंगा ना, तो मैं कहूंगा ये अमोनिया, मान लो एक कॉन्सेंट्रेशन अपन ने ऐड किया, ए मोलर या ए मोल्स अपन ने ऐड कर दिया। ए मोलर के मैंने तो 1 लीटर ले लिया। अगर अपन इसको एमोल ऐड करेंगे तो होगा क्या ना, ये सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्शन करेगा, ये तो सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो 100% रिएक्शन होगा। तो अपन कहेंगे देख, इधर ये 0.1 था, अगर मैंने इसको ए ऐड किया तो रिएक्शन होगा तो ये x बनेगा, ये a - 2x होगा, और ये 0.1 - x होगा। अब होगा क्या, जब ये सिल्वर से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और सिल्वर का क्या होता है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता। मतलब सिल्वर अपने आप सिल्वर आयन में तो डिसॉल्व नहीं होने वाला। हम कहेंगे भाई सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो लेकिन कम होगा इसमें, जब ये डिसॉल्व होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो सिल्वर को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं सिल्वर आयन। नहीं, सिल्वर मेटल अपने आप डिसॉल्व नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ये दोनों को इक्विलिब्रियम में थोड़ी थे, AgNO3 और सिल्वर आयन। प्रॉब्लम ये हो रहा था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें जो 0.1 मोलर गिवन है तो ये अगर यूज होगा तो ये मतलब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स जितना भी ये रहा होगा वो क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। और इसको यूज होने के बाद अब अगर ये यूज हो गया तो मुझे लिखना चाहिए ना कि 2x जो है वो नियरली 0.1 के आसपास होगा। तो मुझे पता चल गया कि 2x इज नियरली 0.1। तो x is nearly that is 0.1, that is 0.1 divided by, मतलब ऐसे, तो अगर अपने पास 2x is equal to 0.1 आ रहा ना, so 2x is equal to 0.1 आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो 0.5 आ रहा है, ये गिवन है ना अपन को, तो 2x का वैल्यू 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई 0.1 का 2x होगा, नॉट 0.2x, तो ये 0.05 x का। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो x का वैल्यू अपन को पता है 0.05 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ये वैल्यू अपन को पता है, तो ये 0.05 तो इसको यूज करने के लिए यूज हो गया, और बाकी कितना हो जाना चाहिए इसका कॉन्सेंट्रेशन, आपने कहा था 0.1 हो जाना चाहिए। मतलब जो मुझे ये ऐड करना चाहिए, a का वैल्यू जो होना चाहिए ना, तो a इज इक्वल टू कितना ऐड करना है अपन को, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास कि भाई 0.1 आ जाना चाहिए, तो 0.1 प्लस
2x कितना था 0.05, इतना हो जाएगा एक अगर ये अमोनिया ऐड करना पड़ेगा। अब ये अपन को पता है नियरली 0.05, ये भी अपन को पता है नियरली 0.05, मतलब सिल्वर आयन उसमें 0.05 होगा, एक सेल का सिल्वर आयन आ जाएगा, बस कितना होना चाहिए। अब दूसरे सेल के सिल्वर आयन को कैलकुलेट करेंगे, अब दूसरे सेल के सिल्वर आयन को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे सेल में भी अपन ऐसे बताएंगे, ये भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये भी अपन कहेंगे भाई इसमें ट्वाइस दैट इज AgNO3 होल ट्वाइस गिवन होगा, और फिर अपन कहेंगे ये जो होगा ये 0.01 गिवन था, ये अपन B ले लेते हैं और ये ले लेंगे अपन कितना दैट इज Y ले लेते हैं, तो -2y हो जाएगा, ये -y हो जाएगा। अब अपन को क्या गिवन है कि ये वैल्यू जो है ना B -2y, और अपन को पता है कि y का वैल्यू, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जैसे इसमें किया अपन ने वैसे इसमें कर लेंगे अपन की y विल बी इक्वल टू हाउ मच दैट इज 0.01 डिवाइड बाय ये y हो जाएगा। तो अपन कहेंगे दिस शुड बी इक्वल टू b -2y जो है वो कितना हो जाना चाहिए, अपन को 2.2 गिवन था शायद, ये 0.2 है, तो b का वैल्यू जो अमोनिया ऐड करेंगे ना अपन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को बस ये पता चल गया कि ये कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.005 हो जाएगा, ये अपन को सिल्वर बचेगा। अब इनको कैथोड एनोड कर लेते हैं अपन, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे, तो जब अपन सेल का EMF कैलकुलेट करेंगे ना तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, मतलब इसको कैथोड और इसको एनोड। अब मेरा ये E नॉट ऑफ द, क्योंकि ये दोनों ही कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं, सिल्वर आयन ना दोनों, -0.06 डिवाइड बाय 1 इनटू log ऑफ। अब कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा भाई, किस में डिसॉल्व होगा, इसको राइट हैंड साइड में रखा मतलब रिडक्शन, तो ये वाला जो है एनोड, तो कंसंट्रेशन AgN एट द एनोड डिवाइडेड बाय AgN एट द कैथोड। इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो अपन लिखेंगे 0.06 इनटू log ऑफ कैथोड अपॉन एनोड, कैथोड पे कितना था 0.05 डिवाइडेड बाय 0.005 ले भाई आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो बहुत सारा समझाने के उसमें लिख लिया ना, बहुत सारा लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू तो 0.1 होगा ना? x का मैक्सिमम वैल्यू 0.1 कैसे आएगा भाई, ये 2x है ना, इसको डबल यूज होना पड़ेगा ना, तो ये अगर x यूज होगा तो ये 2x होगा, और 2x का वैल्यू क्या होगा अपने पास भाई, 2x कैनॉट बी मोर देन 0.1 ना, क्यों सर, x can't be more than 0.1 ना? तो वही तो लिखा अपन ने, x कैनॉट बी मोर देन 0.1, इक्वल टू 0.1 तो फिर मैक्सिमम होगा ना, तो फिर 2x तो 0.2 होगा ना? सही है। वैसे भी अपन अगर x का वैल्यू 0.2 होगा, 2x इज 0.2, तो 2x इज इक्वल टू 0.2 ना, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2/2, फिर तो 0.1 ही रहेगा, मतलब अभी अपन 0.1 ही ले लें, ये ले भाई log 10.06 आ रहा है, आंसर कितना गिवन है अपन को 16 से डिवाइड करने के बाद आंसर 6 दिया है। 16 से डिवाइड करने के बाद आंसर 6 दिया। सर एक्चुअल में रिएक्शन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट मान रहे हैं ना, तो x अप्रोक्सीमेटली 0.1 होगा, और हम अगर KC लिखे दोनों के लिए और इक्वेट करके x और y में रिलेशन लाए तो हमें पता चलेगा ना कि Ag प्लस किस में ज़्यादा है, उससे कुछ कर सकते हैं कैथोड एनोड प्रेडिक्ट करने के लिए। कर सकते हैं, वही करना था, मुझे लगता है मैंने समझाने के उसमें मतलब कुछ थोड़ा सा वैसे कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व करके पेपर पे सॉल्व करके दे देता हूँ, आ जाएगा वहां, आ जाएगा, वो गलत हो गया ना इसलिए वैसे आया, आ जाएगा आंसर, मतलब कंसेप्ट यही रहेगा, आंसर आ जाएगा अपना, मुझे लगता है वो 2x वाले पार्ट में गड़बड़ कर दिया, थोड़ी देर में करके देता हूँ।
मैं दूसरे क्लास की तैयारी कर लूँ ना, 4:15 पे दूसरा क्लास भी है, तो वो आ जाएगा बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी भेज देता हूँ ओके सर। है ना, मैं भेज दूंगा उसको। चल मैं दूसरी क्लास की तैयारी करता हूँ, फिर ऐसे ही मैं एक और डाउट क्लास लगा लूंगा, उसमें बता देना। वैसे ये मैं अभी करके भेज दूंगा।